Welcome, my lovely students, to another practice session on ratio, proportion, and variation. Basically, ratio के questions को discuss कर रहे हैं और continue करते हैं आज के session में भी. And if you've not connected with my Telegram, you can join the Telegram channel Mathological. Also, there is a Telegram group CAT-ZAT MBA. And if you are watching these sessions and have not subscribed to the YouTube channel, you should also subscribe to the channel and share the channel with others so that they can also get benefited by the content. So first question of the day. The question is saying a batsman scored more than 50 runs but less than 130 runs in an innings. So we know the range, exact number हमें नहीं पता कि more than 50 runs but less than 130. So greater than 50 for sure, but less than 130 as well. तो यानी कि रेंज हमारा 50 से 130 के बीच में है. एंड सिंस द क्वेश्चन इज सेइंग मोर देन 50 यानी कि 50 अलाउड नहीं है, 51 से 129 के बीच में स्कोर होगा. इन द इनिंग्स स्कोरिंग शॉट्स इन द फॉर्म ऑफ सिक्सेस, फोर्स, थ्रीज, टूज एंड सिंगल्स वर इन द रेशियो 1:3:2:7:10. इफ ही स्कोर्ड एक्स नंबर ऑफ रन्स देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ एक्स. कितना पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स हो सकता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. यानी कि कैलकुलेशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बेसिकली हमें एनालिसिस करना है इस क्वेश्चन में. और शॉर्ट्स क्या है? शॉर्ट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सिक्सेस, इट कैन बी अ 6 और इट कैन बी अ 4 और अ 3 यानी कि 3 रन दौड़ के लिए होंगे, टूज एंड सिंगल्स. ओके, 6, 4, 3, 2 एंड 1. एंड द रेशियो है 1:3:2:7:10. तो अगर हम एग्जैक्टली रेशियो को ही मान लें कि एग्जैक्टली 1 6 3 4 2 3 7 2s एंड 10 सिंगल्स होंगे, तो कितना स्कोर आएगा ये चेकआउट कर लेते हैं. ठीक है, दिस इज शॉर्ट सिलेक्शन एंड दिस इज रेशियो फॉर दैट पर्टिकुलर शॉट. ठीक है, सो 6 × 1 यानी कि 6 रन बनेंगे, नंबर ऑफ रन्स बाई 6s. ठीक है, और 4 × 3 दैट विल बी 12, 3 × 2 6, 2 × 7 14 एंड 1 × 10 विल बी इक्वल टू 10. तो ये हमारा रन्स का रेशियो आ गया 6, 12, 6, 14 एंड 10. क्या ये बात क्लियर है? यानी टोटल नंबर ऑफ रन्स, अगर ये सारे के सारे शॉट्स एग्जैक्टली जो रेशियो है उतने ही शॉट्स होते तो कितने रन होते? 6 + 12 18 + 6 24 38 48. तो उस केस में 48 रन होते. यहाँ पे एक छोटी सी बात और जो ध्यान देने वाली है कि हमें जो वैल्यूज आया रन्स का 6, 12, 6, 14, 10 यानी कि इवन नंबर्स आए हैं. तो कई लोग क्या गलती कर सकते हो, तुम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो कि यहाँ पे 2 से एक बार और कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, सो अप्रोच के लिए तो ठीक है. I mean, अगर हमें यहाँ पे रन्स का रेशियो, रन्स की टोटल वैल्यू दिया होता या कुछ और चीज दिया होता तब तो ठीक होता वो. बट यहाँ प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमने रन्स अज्यूम किया, जैसे ही तुम 2 से डिवाइड कर दोगे पूरे के पूरे रेशियो को, तो प्रॉब्लम ये आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ रन्स तुम्हारे 3 आ गए इस क्वेश्चन के लिए, 3, 6, 3, 7 एंड 5. ठीक है, और उस केस में तुम्हारा सम आएगा 24. सम विल बी 24. और यहाँ से हम क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है कि कितने प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ एक्स हो सकता है. हमें डेफिनेटली यहाँ से पता चल रहा है कि द आंसर, द टोटल नंबर ऑफ रन्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 48. दिस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 48. ये बात तो पक्की है. क्या बात क्लियर है? लेकिन जैसे ही तुम इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो अब हमें इस इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है दिस शुड बी मल्टीपल ऑफ 24, जो गलत नहीं है, बट इनकम्प्लीट है. बिकॉज सिर्फ 24 का मल्टीपल होना काफी नहीं है, 48 का मल्टीपल भी होना पड़ेगा. बिकॉज किसी भी तरीके से 6 मार के 3 रन नहीं बनाए जा सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो डेफिनेटली ये हमारा एक गलत रिप्रेजेंटेशन है. क्या ये बात समझ पा रहे हो? रेशियो में तो ठीक है, बट अदरवाइज अगर हमें नंबर ऑफ रन्स के लिए ऑप्शंस ऑप्ट आउट करने हैं तो उस केस में ये गलत रिप्रेजेंटेशन है. दैट इज वाई हम इसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे. ठीक है, इसीलिए इस तरह का एक क्वेश्चन भी लिया हमने. मल्टीपल ऑफ 48 होना चाहिए. अब 48 का मल्टीपल है तो या तो 48 होगा या 48 × 2. भाई 48 × 1 मान लोगे तो 48 होगा, 48 × 2 मान लोगे 96 होगा, 48 × 3 मान लोगे 144 होगा. बट क्वेश्चन स्ट्रेट अवे कह रहा है कि हमारा जो रेंज है 50 से 130 के बीच में होना चाहिए. तो 48 नहीं हो सकता बिकॉज दैट इज लेस देन 50. 144 भी नहीं हो सकता बिकॉज दैट इज ग्रेटर देन 130. सो द ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज 96, यानी कि नंबर ऑफ रन्स शुड बी 96 एंड ऑप्शन नंबर ऑफ प्रोबेबल वैल्यूज विल बी ऑप्शन ए, दैट इज इक्वल टू 1. इज दैट क्लियर? ठीक है, यहीं अगर तुमने 24 मान लिया तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, बिकॉज 72 भी हमारा ऑप्शन रेंज में आया था, 120 भी रेंज में आया था और ऑप्शन 3 मार्क कर देते, जो कि गलत होता. बिकॉज 72 रन 6s 4s और इस रेशियो में रन शॉर्ट्स मार के बनाए ही नहीं जा सकते. क्लियर?
बिकॉज शॉर्ट हमेशा इंटीजर में होगा, फ्रैक्शन में थोड़ी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन ऑर्डर्ड 10 फिजिक्स बुक्स एंड सम केमिस्ट्री बुक्स। द प्राइस ऑफ अ केमिस्ट्री बुक is twice the price of a physics book. While preparing the bill, the clerk interchanged the number of physics and chemistry books by mistake, due to which new bill amount is 7/8 of the original amount. The ratio of number of physics books to the chemistry books in the original order is how much? हर एक क्वेश्चन में आफ्टर रीडिंग क्वेश्चन एक बार उसको पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, जेन्युइन अटेम्प्ट करो, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तुम अपना टाइम लो, क्वेश्चन को सही सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद में सॉल्यूशन को चेकआउट करो। ओके, तो क्वेश्चन यहां पे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स कितनी है, 10 है। ऑप्शन से सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। जब सॉल्व कर लो उसके बाद में ऑप्शंस को जरूर चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज ऑप्शन से अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है, अभी प्रॉपर्ली सॉल्व करना सीख रहे हैं। फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स की बुक्स को 10 मान लेते हैं, 10 बुक्स हैं फिजिक्स की, और सम केमिस्ट्री बुक्स हमें नहीं पता कितनी, लेट अस अज्यूम कि x केमिस्ट्री बुक्स हैं। द प्राइस ऑफ अ केमिस्ट्री बुक इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ अ फिजिक्स बुक। तो हम मान लेते हैं फिजिक्स बुक हमारी 1 रुपी की है और केमिस्ट्री बुक 2 रुपीज की, क्योंकि यहाँ पे रुपीज में कोई अमाउंट गिवन नहीं है, तो हम 1 और 2 मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कुछ भी अमाउंट मानोगे, बस कंस्ट्रेंट फॉलो करना है कि केमिस्ट्री बुक का प्राइस शुड बी ट्वाइस दैट ऑफ द फिजिक्स बुक। तो फिजिक्स बुक का प्राइस हमने मान लिया 1 रुपी, केमिस्ट्री बुक का प्राइस हो गया 2 रुपी। ओके, सो अब जब बिल हम प्रिपेयर करेंगे, 10 फिजिक्स की बुक्स हैं, 1 रुपी एक बुक का कॉस्ट है, x केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 2 रुपी एक बुक का कॉस्ट है, तो 10 इंटू 1 यानी कि 10 आ जाएगा, 10 रुपीज आ जाएगा फिजिक्स की बुक्स का कॉस्ट, और 2x आ जाएगा केमिस्ट्री की बुक्स का कॉस्ट। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाइल प्रिपेयरिंग द बिल द क्लर्क इंटरचेंज्ड द नंबर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बुक्स। यानी क्लर्क ने क्या किया, उल्टा कर दिया मामला, कि फिजिक्स की बुक्स को केमिस्ट्री का बना दिया, केमिस्ट्री वालों को फिजिक्स का बना दिया। यानी कि फिजिक्स की बुक्स उसने मान ली x, केमिस्ट्री की मान ली 10, और केमिस्ट्री वालों का प्राइस है 2, फिजिक्स वालों का प्राइस है 1। तो टोटल हमारा इस केस में बिल कितना बनेगा, x प्लस 20, x इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2, x प्लस 20 बनेगा। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि न्यू बिल अमाउंट इज 7/8 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट, और न्यू बिल अमाउंट है x प्लस 20, ठीक है। न्यू यानी कि इनकरेक्ट बिल अमाउंट है, बट जो भी है न्यू बिल अमाउंट हमारा x प्लस 20 है, और ओरिजिनल अमाउंट है 10 प्लस 2x। तो लिख दो x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2x, एंड दिस इज इक्वल टू 7/8, दिस इज 7/8, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 8x प्लस 160 दैट विल बी इक्वल टू 70 प्लस 14x। तो 14x माइनस 8x यानी कि 6x विल बी इक्वल टू 90, x विल बी इक्वल टू 90/6 विच इज इक्वल टू 15। तो नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स आ जाएगा हमारा, फिजिक्स बुक्स तो 10 है, केमिस्ट्री बुक्स आ जाएगा 15। फिजिक्स की 10 बुक्स है, केमिस्ट्री की बुक्स है 15, रेशियो आ जाएगा 10:15, और सिंप्लीफाइड होकर दैट विल बी 2:3। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि लास्ट में हमसे जो रेशियो पूछा है उसमें ऑर्डर क्या है, फिजिक्स टू केमिस्ट्री पूछा है तो आंसर होगा 2:3, अगर केमिस्ट्री टू फिजिक्स पूछता है तो 3:2 होता है। बहुत बार ऑर्डर वेरी करता है, तो इसलिए हमेशा लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या ऑर्डर है, हमारे रेशियो में ऑर्डर क्या है, बिकॉज ऑर्डर से हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। 2:3 आंसर होगा, ऑप्शन डी मार्क कर देंगे। क्लियर? ठीक है, ये तो हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रॉपर तरीका। बट जस्ट इन केस हमें इस क्वेश्चन में ऑप्शंस गिवन होते, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते थे जहां से ऑप्शन से और भी आसान हो सकता था। हमेशा होना जरूरी नहीं है, इसलिए प्रॉपर मेथड समझ में आना चाहिए, बट कभी कभी हमें ऑप्शंस बहुत हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन हमें गिवन है कि फिजिक्स की बुक्स तो 10 है, ये तो पक्की बात है। केमिस्ट्री की बुक्स कितनी है ये हमें नहीं पता, बट फिजिक्स की तो 10 है, यानी कि जो भी हमारा रेशियो का आंसर होगा दैट विल बी 10:x, 10:x होगा। यानी कि हमारा जो अल्टीमेटली रेशियो मिलेगा या तो उसमें फिजिक्स की बुक्स या 10 होगा, या 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 हमारा फैक्टर है 10 का, या फिर 2 भी हो सकता है, या फिर 5 भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ और तो नहीं हो सकता, या तो 1 होगा या 2 होगा या 5 होगा, बिकॉज जो भी बुक्स होंगी हमारी वो हमेशा इंटीजर में होंगी। बुक्स कभी फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकती, केमिस्ट्री की 5/2 बुक्स होंगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दैट इज वाई हमारा ऑप्शंस में जो भी नंबर्स आएंगे फिजिक्स की बुक्स के लिए वो 10 होगा या 10 का कोई फैक्टर होगा, 10 और अ फैक्टर ऑफ 10। अब चेकआउट करो किसी ऑप्शन में क्या ऐसा बन रहा है, ऑप्शन ए में दिया है 3:5, तो क्या फिजिक्स की बुक्स का रेशियो केमिस्ट्री की बुक्स से 3:5 हो सकता है? नहीं पॉसिबल है। ना ऑप्शन बी पॉसिबल है, तो ना ये पॉसिबल है ना बी पॉसिबल है। सी में दिया है 4:5, अगेन 4 तब होता है जबकि केमिस्ट्री की बुक्स फ्रैक्शन में होना पॉसिबल होता है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में होना पॉसिबल होता है तो कुछ भी पॉसिबल हो जाता, तो ना तो ए हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना सी हो सकता है, और डेफिनेटली हो सकता है सिर्फ और सिर्फ डी। तो क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना ही मार्क डी और आगे बढ़ जाते, बट ये तब है जबकि हमें ऑप्शंस गिवन होते, ठीक है। और ऑप्शंस इस टाइप के होते, हो सकता है कि 2 ऑप्शन में फंसा देता है, एक ऑप्शन में 5:6 गिवन होता, तो कैसे, तब तो सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। बट ये बात भी साथ में दिमाग में हमेशा रखनी है
सो दैट कभी कभी ऑप्शन से अगर एलिमिनेशन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ कलर्ड पिक्चर ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर, रेड एंड ग्रीन इज यूज्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3। एक कलर्ड पिक्चर है रेड और ग्रीन कलर की, और उसमें रेड और ग्रीन का रेशियो गिवन है 2:3 का। इफ इन द अपर हाफ ग्रीन एंड रेड इज यूज्ड इन द रेशियो 5:4। देखो ऑर्डर चेंज कर दिया। रेड एंड ग्रीन का रेशियो हमें गिवन है 2:3 का इन द कंप्लीट कलर्ड पिक्चर, एंड इन द अपर हाफ ग्रीन और रेड का रेशियो है 5:4 का। एंड क्वेश्चन पूछ रहा है लोअर हाफ में रेशियो ऑफ रेड एंड ग्रीन क्या होगा, रेशियो ऑफ रेड एंड ग्रीन क्या होगा। ठीक है, तो इफ दिस इज द टोटल पिक्चर एंड इन द कंप्लीट पिक्चर जो रेशियो है रेड और ग्रीन का, दैट रेशियो ऑफ रेड एंड ग्रीन इज 2:3। बट इन द अपर हाफ रेड और ग्रीन का रेशियो हमें कितना गिवन है, दैट इज 4:5, बिकॉज ग्रीन और रेड का है 5:4, 4:5 है रेड और ग्रीन का, और लोअर हाफ में रेशियो पूछ रहा है रेड और ग्रीन का क्या होगा। एंड दिस क्वेश्चन अगर हम कंप्लीट पिक्चर का रेशियो देखें तो दैट इज 2:3, 2 + 3 सम आ रहा है 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। अपर हाफ में 4 + 5 सम आ रहा है 9 यूनिट्स। और हमें पता है कि हमें अल्टीमेटली इन रेशियोज को पहले तो इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि कंपेरेबल बनाना है तो इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल करेंगे तभी कंपेयर कर पाएंगे। तरीका क्या होगा उसका कि वी विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस रेशियो बाई 9 एंड दिस बाई 5। अब हमारे दोनों रेशियोज 45 में आ जाएंगे। पहली चीज तो ये हो गई, दोनों रेशियो को हमने 45 में ले आए। ठीक है, 45 में ले आए, लेकिन ये हमारा टोटल रेशियो है, टोटल रेशियो है। ठीक है, अभी 45 तो आ गया। नाउ दिस इज, अगर ये पोर्शन हमारा 45 है, इफ दिस इज 45, दिस विल आल्सो बी 45, और टोटल 90 होगा। तो दैट इज वाई हम इस रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये पूरे का रेशियो है, वो फर्स्ट हाफ का है, सेकंड हाफ के लिए हमें निकालना है। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, नाउ वी नो। अब फटाफट से देख लेते हैं कि रेड और ग्रीन का टोटल हमें हमारा कितना आ रहा है एरिया, रेड के लिए और ग्रीन के लिए कितना पोर्शन आ रहा है। तो रेड आ रहा है 9 × 2 18 × 2 36, 36 आ रहा है, और 18 × 3 54। तो रेड हमारा 36 यूनिट्स है और ग्रीन है 54 यूनिट्स, टोटल है 90 यूनिट्स टोटल कंप्लीट में। ठीक है, पूरी पिक्चर में। एंड इन द अपर हाफ में क्या रेशियो आ रहा है, 5 × 4 20 एंड 5 × 5 25। तो 20:25 आ रहा है रेड और ग्रीन का। और लोअर हाफ में क्या वैल्यू आएगा, 36 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दोगे बचेगा 16, 54 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर दोगे बचेगा 19। तो रेशियो आ जाएगा 16:29। बट ये रेशियो है रेड और ग्रीन का, रेड और ग्रीन का ही पूछा है, इसलिए आंसर होगा 16:29, ऑप्शन डी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, तो सबसे पहला काम हमने किया, देखा ये रेशियोज का सम 2:3, 2 + 3 का सम आया 5, 5:4 सम आया 9। 5 और 9 को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, तो सबसे पहला काम हमने किया कि 5 और 9 को इक्वल किया। इक्वल करने के लिए 5 वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई किया 9 से, और 9 वाले को मल्टीप्लाई किया 5 से। अब ये इक्वल तो हो गए, बट अपर हाफ वाला है 5:4 और टोटल के लिए है 2:3, तो टोटल वाले को हमें एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट वो हमारा एरिया जो है डबल हो जाए। ठीक है, टोटल जो हमारा एरिया है वो डबल हो जाए। तो टोटल 90 आ गया, 45 का अपर हाफ का है, 45 लोअर हाफ का है, और उसके बाद में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग ऑन द होल अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। होल अर्थ में जो लैंड और वाटर का रेशियो दैट इज 1:2। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 2:7। And if in the half the regions of the southern hemisphere land and water are in the ratio 3:2, then you have to find the ratio of water and land on the other half of southern hemisphere। पहली चीज जो पढ़ते ही हमने आइडेंटिफाई की, शायद तुमने भी की होगी, अगर नहीं की है तो अब कर लेना, कि हमें होल अर्थ में दिया है रेशियो लैंड एंड वाटर का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रेशियो दिया है लैंड एंड वाटर का। इफ इन द अपर हाफ ऑफ द रीजन्स ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर में रेशियो दिया है लैंड एंड वाटर का, बट एंड में पूछ लिया है वाटर एंड लैंड का। तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हुआ है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये बट ये तो आखिरी की बात होगी, जब आंसर करेंगे उस समय ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो होल अर्थ में रेशियो है 1:2 का, 1 + 2 आ गया 3 यूनिट्स का, दिस इज 3 यूनिट्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रेशियो है 2:7 यानी कि 9 यूनिट्स है, और साउदर्न हेमिस्फीयर के हाफ द रीजन्स में है 3:5 यानी कि 5 यूनिट्स। तो सबसे पहला काम 3, 9 और 5 इनका हम एलसीएम लेके इनको इक्वल करेंगे। 3, 9 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, दैट विल बी 45, 45 ही आएगा। ठीक है, क्लियर? 45 वैल्यू आने वाली है। तो टोटल में हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, दिस विल बी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस विल बी साउदर्न हेमिस्फीयर, और साउदर्न हेमिस्फीयर का भी एक हाफ में रेशियो हमें गिवन है। ठीक है, सो जो सबसे छोटा हमारा वैल्यू है वो क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर का एक हाफ जो हमें जिसके लिए वैल्यू गिवन है। सो अगर हम इसको मान लेते हैं 45 यूनिट्स,
तो दिस विल ऑल्सो बी 45 यूनिट्स, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसका डबल हो जाएगा बिकॉज साउदर्न हेमिस्फीयर भी तो 90 है, तो दिस विल बी 90, और टोटल हमारा आ जाएगा 180, 180 आ जाएगा। क्लियर? अब टोटल में हमें लैंड और वाटर का जो रेशियो गिवन है दैट इज 1:2। सबसे पहला काम 3 यूनिट्स था ये, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 से, तब तो 45 होगा, तब तो 45 बनेगा, और हमें चाहिए ये 180 के बराबर, यानी कि उसके बाद में 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो हमारा रेशियो गिवन है 2:7 का, लैंड और वाटर का रेशियो दिया है 2:7 का, 9 यूनिट से ऑलरेडी मल्टीप्लाई करोगे 5 से तब ये इक्वल होगा, लेकिन 90 करना है तो 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एडिशनली। सिमिलरली साउदर्न हेमिस्फीयर के फर्स्ट हाफ के लिए रेशियो गिवन है 3:2 का, बट ये हुआ 5, मल्टीप्लाई करोगे 9 से तब ये होगा 45, तो ये हमारा काम हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है फाइनली लैंड और वाटर का रेशियो फॉर द सेकंड हाफ। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर होती है? ठीक है, अब इन सारी की सारी वैल्यूज को अगर हम लिखते हैं तो होल अर्थ में क्या वैल्यू आ रहा है लैंड और वाटर का? लैंड आ रहा है 50 इंटू 4, 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 60 यूनिट्स लैंड है, और वाटर है 120 यूनिट्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिस इज 10। ठीक है, तो लैंड हमारा आ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 10 इंटू 2 20, और 10 इंटू 7 70 आ रहा है वाटर, 70 आ रहा है वाटर। और साउदर्न हेमिस्फीयर में फर्स्ट हाफ में आ रहा है 9 इंटू 3 27, 27 लैंड है, और 18 आ रहा है वाटर। तो साउदर्न हेमिस्फीयर के फर्स्ट हाफ में ये है, और साउदर्न हेमिस्फीयर के सेकंड हाफ में पता लगाना है कि क्या वैल्यू आएगी। बट टोटल सम हमारा कितना है? 60 है, एंड दिस सम इज 47, दिस इज 47, तो बच गया 13। सिमिलरली टोटल सम है 120 एंड दिस सम इज 88, तो बच गया 32, तो आंसर आ जाएगा 13:32 फॉर लैंड एंड वाटर। बट क्वेश्चन पूछ रहा है वाटर एंड लैंड के लिए, सो आंसर विल बी 32:13 फॉर वाटर एंड लैंड, दिस विल बी अवर आंसर। क्लियर? ओके, तो सवाल मुश्किल नहीं था, सवाल तो आसान ही था, बस इसको प्रॉपरली अगर समझ लिया तो चीज़ें आसान हो गई। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट रहता है तो कमेंट में एक बार जरूर मेंशन करना, और पसंद आया, समझ में आया तो सेशन को लाइक जरूर करना है। क्या ये बात क्लियर है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले का हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 चीजें दी थी, एक तो होल अर्थ का रेशियो गिवन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का रेशियो गिवन है, और हाफ द साउदर्न हेमिस्फीयर का रेशियो गिवन है। ठीक है, सबसे पहले का हम रेशियोज का जो टोटल सम था 3 यूनिट्स, 9 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, इनको इक्वल किया, 45 एलसीएम निकाला, इनको इक्वल किया। इक्वल करने के बाद में वी नो कि सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा हमारा पार्ट है द हाफ द रीजन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर, सो उसको हमने इक्वल टू 45 कर दिया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसका डबल होगा तो उसको इक्वल टू 90 कर दिया, और टोटल हमारा उसका भी डबल होगा 180 होगा, तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया। इसके बाद में सारी चीजों को लिख लिया, अच्छे से अरेंज कर दिया और सॉल्व कर दिया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एन ऑफिस ऑफ 1200 एम्प्लॉइज, ऑफिस हमारा 1200 एम्प्लॉइज है, रेशियो ऑफ अर्बन टू रूरल मेंबर्स ऑफ द स्टाफ इज 8:7। टोटल 1200 एम्प्लॉइज है, और इसमें अर्बन और रूरल का जो रेशियो है दैट इज 8:7। एट प्लस 7 टोटल आ रहा है 15 यूनिट्स, और 15 यूनिट्स बराबर है हमारा 1200 के, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 1200 बाई 15 यानी कि 80 हो जाएगा। तो अर्बन स्टाफ हमारा हो जाएगा 8 इंटू 80 दैट इज 640, और रूरल स्टाफ हो जाएगा 7 इंटू 80 दैट इज 560। देन क्वेश्चन आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ सम न्यू एम्प्लॉइज, हमें नहीं पता कितने, बट सम न्यू एम्प्लॉइज आउट ऑफ विच 20 आर रूरल, यानी कि 20 न्यू एम्प्लॉइज हैव जॉइंड इन द रूरल कैटेगरी, एंड अर्बन में भी कुछ ने ज्वाइन किया होगा, जिससे टोटल मिलेगा द रेशियो बिकम्स 5:4। रेशियो फाइनली बन जाता है 5:4 का। तो अर्बन का तो नहीं पता, बट रूरल में वी श्योरली नो कि 560 प्लस 20 580 हमारा नंबर बन रहा है, और रेशियो आ रहा है 5:4 का, तो यानी कि 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 580, 4 यूनिट्स इक्वल टू 580, तो 1 यूनिट आ जाएगा 580 बाई 4, 580 का हाफ हुआ 290, 290 का हाफ हुआ 145, यानी कि 1 यूनिट हो गया 145। अगर 1 यूनिट है 145, तो 5 यूनिट्स हो जाएगा 5 इंटू 145, यानी कि 580 प्लस 145 दैट विल बी 725। तो 725 हमारा नंबर आ गया अर्बन एम्प्लॉइज का। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ न्यू अर्बन एम्प्लॉइज, तो कितने ऐड करना पड़ेगा 640 में, 640 में विल बी एडिंग 85, और 85 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 725, सो आंसर विल बी 85 ओनली, ऑप्शन बी। क्वेश्चन ने पूछा नंबर ऑफ न्यू अर्बन एम्प्लॉइज, अगर टोटल पूछता टोटल कितना ऐड किया हमने 85 प्लस 20, यानी कि 105 न्यू एम्प्लॉइज हैं टोटल।
ओके ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. A sum of money is divided among A, B, C, and D in the ratio 3/4, 4/5, 6/7, and 7/8. If B gets rupees 70 more than A, then what is the share of D? B gets rupees 70 more than A, then what is the share of D? तो A, B, C, D का रेशियो हमें कितना गिवन है? 3/4, 4/5, 6/7 एंड 7/8. तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम सारे के सारे डिनोमिनेटर्स को रिमूव करें ताकि चीज़ें हमारे लिए इंटीजर्स में कंपेरेबल बन सके. और डिनोमिनेटर्स हमारे 4, 5, 7 एंड 8. तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 5 × 7 × 8. तो मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे के पूरे रेशियो को 5 × 7 × 8 से. तो ए के लिए वैल्यू क्या बन जाएगा? 3/4 × 5 × 7 × 8. तो 5 × 7 यानी 35 × 2 70 × 3 210. बी के लिए दिस विल बी 7 × 8 56 × 4 224. सी के लिए दिस विल बी 5 × 8 40 × 6 240. and for D this will be 5 × 7 35 × 7 35 × 6 is 210 245. तो ये टोटल आ गया हमारा वैल्यू. क्वेश्चन कह रहा है B gets ₹70 more than A. तो A और B के बीच का डिफरेंस है 14 यूनिट्स का एंड दिस 14 यूनिट्स इज इक्वल टू 70 रुपीज, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 रुपीज. क्वेश्चन पूछा शेयर ऑफ D कितना होगा, तो D के शेयर में मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से. 240 × 5 1200 प्लस 25 तो 1225 रुपीज विल बी द आंसर. दिस विल बी आवर आंसर 1225 रुपीज. ठीक है ओके. यही दूसरे अप्रोच से हम करते तो कैसे कर सकते थे. लेट अस से ए का अमाउंट है 3x/4, बी का अमाउंट है 4x/5, सी का अमाउंट है 6x/7 और डी का अमाउंट है 7x/8. एक बात जो यहाँ पे बिल्कुल भी गलती से नहीं समझ लेनी है कि टोटल अमाउंट हमारा x है, बिल्कुल भी नहीं है. टोटल अमाउंट हमारा जो आएगा वो इनको सम करके आएगा, बट अमाउंट हमने मान लिया 3x/4, 4x/5, 6x/7 एंड 7x/8. ओके नाउ वी बीन गिवन दैट बी गेट्स ₹70 मोर देन ए. ठीक है, सो डिफरेंस कितना आएगा बी और ए का, दैट विल 4x/5 माइनस 3x/4 एंड दैट इज इक्वल टू ₹70. डिफरेंस आ कितना रहा है 16 माइनस 15 यानी कि x/20. ठीक है, एलसीएम ले लिया, x/20 आ रहा है ₹70. तो यहां से x का अमाउंट का वैल्यू आ जाएगा 1400. तो d का अमाउंट आ जाएगा 7/8 × 1400. 1400 8 से कितना टाइम्स जाएगा, 8 1 = 8, फिर बचा हमारा 60, तो 8 7 = 56, 175 × 7 यानी कि 175 बेसिकली तुम 1400 में सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मल्टीप्लाई नहीं करोगे 7 में 175 को टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा वैल्यू तुम्हारा 7/8 का. तो 1440 माइनस 175 आंसर विल बी 1225 ऑब्वियसली, जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं. क्लियर. ठीक है, सो ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये भी तरीका है, दोनों तरीके बढ़िया है, सेम टाइम लेंगे, ऑलमोस्ट क्लियर होने चाहिए. ओके नेक्स्ट वन. रोहन एंड सोहन had certain amounts of money. Okay, Rohan and Sohan had certain amounts of money. The ratio of the amounts with them is 8:5. रेशियो गिवन है हमें, टोटल अमाउंट नहीं गिवन है. तो रोहन और सोहन के पास जो अमाउंट है उसका रेशियो है 8:5. The ratio of the amounts with them is 8:5. Each day Rohan spends a certain amount and Sohan earns 1/6 of the amount that Rohan spends. रोहन तो स्पेंड कर रहा है अमाउंट, Rohan is spending a certain amount and Sohan is earning 1/6 of the amount of the Rohan spends. यानी कि सोहन का तो अर्निंग हो रहा है, सोहन के में अमाउंट ऐड हो रहा है, रोहन के में सब्ट्रैक्ट हो रहा है. और रोहन के में जितना अमाउंट वी आर सब्ट्रैक्टिंग वी हैव टू ऐड 1/6 of that amount to Sohan. Clear? After 9 days the ratio of the amount with them is 10:11. After 9 days the amount with them is 10:11. So after how many days the ratio of the amounts with them will be 18:35. 18:35 कितने दिनों के बाद में ये अमाउंट हो जाएगा हमारा. ओके, तो लेट अस अज्यूम, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो रेशियो में गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. सो वी कैन अज्यूम एनी अमाउंट कि रोहन के लिए मान सकते हैं और सोहन के लिए 1/6 कर देंगे. अगर हमें सोहन के लिए करना है 1/6 तो लेट अस अज्यूम कि रोहन का डेली का जो स्पेंड कर रहा है अमाउंट दैट इज 6 रुपीज. लेट अस अज्यूम दिस अमाउंट इज 6 रुपीज फॉर डेली, 6 रुपीज डेली. एंड फॉर सोहन अर्निंग विल बी, ये तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अर्निंग हो जाएगा सोहन का 1 रुपी डेली, बिकॉज 1/6 होना है. ठीक है, 1/6 होना है तो 1 रुपी डेली हो जाएगा. और 9 डेज के बाद की बात कर रहा है क्वेश्चन. आफ्टर 9 डेज द रेशियो ऑफ द अमाउंट इज 10:11. तो 9 डेज में कहानी क्या बनेगा, दिस अमाउंट विल बी, सोहन को ऐड हो जाएगा 9 रुपीज
रोहन के में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 9 into 6 54 रुपीज़। अगर इनिशियल अमाउंट हमारा 8x है और 5x है, फाइनल रेशियो आ रहा है हमारा 10:11 का। इक्वेशन बना देते हैं, तो 8x minus 54 upon 5x plus 9 and that is equal to 10 upon 11. So this will be 88x minus 540 plus 54 594 is equal to 50x plus 90. तो 38x आ जाएगा हमारा, 594 plus 90 that is 684. 19 का मल्टीपल होना चाहिए, 19 से 2 टाइम्स जा रहा है और ये जा रहा है 19 4 जार 4 तो नहीं 3 टाइम्स 57 और 104, ठीक है। तो 36 आ रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू 18 आ गया, x इज इक्वल टू 18 आ गया, ठीक है। और जैसे ही x इक्वल टू 18 आ गया पुट कर दो इक्वेशन में, तो रोहन और सोहन के पास अमाउंट कितना आ जाएगा, कितना बन जाएगा। अगर हम 1 रुपी काट रहे थे, 1 रुपी ऐड कर रहा था सोहन के में, तो टोटल कितना हो गया, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 8 144 एंड 18 इंटू 5 90, यानी कि रोहन के पास 144 रुपीज़ है और सोहन के पास 90 रुपीज़ है, ठीक है। रेशियो में ऑब्वियसली है बट सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसे मान रहे हैं। और 54 हमने सब्ट्रैक्ट किया रोहन में से, 9 ऐड किए सोहन में, तो वैल्यू रोहन के लिए आ गया 90 रुपीज़ और सोहन के लिए आ गया 99 रुपीज़, यानी कि 10:11 का रेशियो आ गया, ठीक है। सो आफ्टर 9 डेज दिस इज 10:11 का रेशियो आ गया आफ्टर 9 डेज। फिर क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज द रेशियो ऑफ द अमाउंट्स विल बी 18:35। नाउ यहाँ पे नंबर देखो 35 आ रहा है, 35 का मल्टीपल हमारा यहाँ पे आंसर बना चाहिए, क्योंकि हम 1 रुपी बार बार ऐड कर रहे हैं, तो यानी कि इंटीजर में ही वैल्यू आएगा, ठीक है। और 35 का मल्टीपल कौन सा आने वाला है, सबसे क्लोजेस्ट 105, सबसे क्लोजेस्ट तो 105 दिख रहा है, और 105 के लिए हमें 6 रुपीज़ ऐड करना पड़ेगा। और अगर 6 रुपीज़ ऐड करें तो सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे, 36 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दिस विल बी 90 माइनस 36 यानी 54:105, जो कि क्लियरली हमारा 18:35 ही आ रहा है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। और 6 रुपीज़ ऐड होने में नंबर ऑफ डेज लगेंगे, 6 डेज, 9 डेज में 9 रुपीज़ ऐड हुआ था, तो 6 डेज के बाद की कहानी है। कब से क्वेश्चन पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मोर डेज कह रहा है, स्टार्ट से नहीं पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मोर डेज, तो यानी कि बाद से बात कर रहा है, दैट इज वाई 6 विल बी अवर आंसर। अगर स्टार्ट से पूछता तो आंसर होता 9 + 6 यानी कि 15 डेज, बट आफ्टर हाउ मेनी मोर डेज कह रहा है, यानी कि 6 डेज विल बी अवर आंसर, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी अवर आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्वेश्चन की लैंग्वेज में फंसोगे, प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, ये नहीं समझोगे कि यहाँ पे कितनी चीज़ों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किसी वैल्यू को हम एज्यूम कर सकते हैं, हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो फंसोगे, अटकोगे इसका सवाल में। अदरवाइज ये क्वेश्चन तुम्हें बढ़िया से हो जाएगा सॉल्व। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, ओके। तो आई बिलीव दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, या इसके बाद कोई क्वेश्चन है, हाँ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई बिलीव सेशन पसंद आया, क्वेश्चन समझ में आएंगे, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर करना, एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल मैथोलॉजिकल फॉर द फ्री कंटेंट एंड पीडीएफ्स, ओके। आई विल ट्राई टू अपलोड अ पीडीएफ ऑफ 20 अराउंड 20 ऑड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, ठीक है। सो एक बार उसको चेकआउट कर लेना, उस को भी खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना, और अगर सॉल्यूशन के लिए कहोगे तो सॉल्यूशन भी उसके अपलोड कर देंगे, ओके। चलो देन, बाय बाय, टेक केयर।